साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट ओटीआर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। कल भी वीडियो मैंने किया था तो वीडियो के नीचे बहुत सारे मैसेज आ गए। तकरीबन 200 से प्लस मैसेज आ चुका है, कमेंट आ चुका है ओटीआर को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों में ऐसी बात हो रही है कि उनके ओटीआर में गलती हो गई है। क्या हो सकता है समाधान जो ओटीआर की गलती हुई है उसकी बात करेंगे। एनआईओएस डीएलएड वाले लगातार कमेंट कर रहे हैं, इनको अवसर ही नहीं मिला फॉर्म अप्लाई करने का। और आधार मिसमैच वाली जो समस्या है उसको लेकर के अपीयरिंग वाले विद्यार्थी भी परेशान है अपनी चीजों को लेकर के। सर्वर क्रैश चल रहा है, यह भी समस्या की बात है कि कल से आवेदन की प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है। बहुत कठिन समय हो गया, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे में क्या डेट बढ़ेगी, या जिन लोगों का गलत हो गया या जिन लोगों की जो भी बातें हो गई उसमें मिसमैच वगैरह, तो क्या वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन सभी समस्याओं के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूं। आप सभी को वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एक जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सबसे पहली जानकारी पर चलते हैं। आधार कार्ड की स्थिति और मिसमैच वाली समस्या बताता हूं। आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट मिसमैच हो रही है। जैसे स्पेलिंग में गलती है, पिता के नाम में गलती है, स्वयं के नाम में गलती है। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे ही आप ओटीआर की कंडीशन में पहली ही बार ओटीआर पर जा रहे हो तुरंत वो मिसमैच दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या ओटीआर नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसको लेकर के आवेदन में आगे बढ़े ही नहीं, बच्चे आवेदन करने की दिशा में गए ही नहीं। ध्यान दीजिए एक बात, अब आपका आखिरी डेट बिल्कुल करीब आ गया है। 27 को आखिरी डेट है। संभावना है पूरी तरह से 90% चांस है कि आवेदन की तिथि और आगे बढ़ाई जाएगी। उसके पीछे कई पहलू हैं। एक तो 2 दिनों से सर्वर डाउन चल रहा है। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कल में कि जो इंटरमीडिएट क्वालिफाइड टीचर थे जो 1990, 92, 95 में सेलेक्ट हुए थे मृतक आश्रित पर, उन लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। तो अभी कल से उन लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि आप आवेदन कर सकते हैं 12वीं के आधार पर ही, और आप अपना जो है सैलरी स्लिप के आधार पर और शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण आपको नहीं देना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब उनके लिए जब आवेदन का अवसर आया तब तक सर्वर डाउन चल रहा है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है तो उन्हें तो आवेदन का चांस ही नहीं मिल पाएगा। तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया में छूट तो देनी ही पड़ेगी। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आवेदन तिथि थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, एक आध हफ्ते का समय तो दिया जाएगा, इसके चांस 90% हैं। अब अगर एक हफ्ते का टाइम आपको मिल जाएगा तो आपको करना क्या है कि अगर आपका आधार मिसमैच हो रहा है तो आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाना होगा, अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लेकर के आधार में संशोधन करवा लेंगे। 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर आपका अपडेटेड आधार कार्ड आ जा रहा है। मैंने 2 आधार अपडेट करवाया है, दोनों आधार कार्ड अपडेट होकर के 24 घंटे के भीतर जो है मैसेज आ गया और वो आवेदन करने योग्य हो गए हैं। तो ये तो मैंने स्वयं प्रयोग करके देख लिया। दूसरा एक और काम मैंने किया है कि कुछ बच्चों का आधार मिसमैच हो रहा था, उसके बाद भी साइबर कैफे वाले ने उसके आवेदन को कंप्लीट कर दिया। तो एक तो ये भी बात है कि आवेदन कंप्लीट हो जा रहा है, उसी के आधार पर आवेदन कर दिया जा रहा है। मिसमैच होने के बावजूद भी आवेदन कंप्लीट कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपका जो यूपी टेट या किसी भी सरकारी फॉर्म में हमेशा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही नाम और पिता का नाम मान्य होता है। स्पेलिंग अलग होने से ओटीआर और ई केवाईसी जो है आपका वो फेल हो रहा है, लेकिन प्रयत्न करने पर वो आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और आपके यूपी टेट में जो भी नाम लिख करके आएगा वो आपका जो 10वीं की मार्कशीट पर होगा वही लिख करके आएगा। तरीका समझ में आ गया आधार मिसमैच का। यदि डेट बढ़ती है, अब डेट बढ़ने का इंतजार करेंगे तो समस्या हो जाएगी। अगर डेट बढ़नी भी होगी ना तो आज शाम तक उसको लेकर के जानकारी आ जाएगी, क्योंकि कल संडे पड़ जाएगा। कल संडे पड़ जाएगा और कल ही आपकी तारीख जो है कितनी हो जाएगी। आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है, मंडे को जो है वो 27 तारीख हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी जानकारी डेट बढ़ने को लेकर के है वो या तो शनिवार को आज आ जाएगी या फिर मंडे को निश्चित तौर पर जानकारी आ जाएगी। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है आज शाम तक जानकारी आ जाने की। अगर डेट बढ़ी तो अपडेट करने का आपके पास चांस हो जाएगा, अपडेट कर लीजिएगा। यदि डेट नहीं बढ़ रही है तो आपको किसी भी तरीके से रात बिरात जाग करके आवेदन कंप्लीट करवा लेना होगा। फिर आगे की प्रक्रिया में देखा जाएगा क्या होगा।
दूसरी कंडीशन पर चर्चा कर देते हैं। दूसरी, ओटीआर रजिस्ट्रेशन में गलतियां हो गई हैं तो बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, सर जी क्या होगा, किसी का नाम गलत हो गया है ना। तो नाम की गलती में तो आयोग ने पहले ही कहा रखा है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ बदला नहीं जा सकता है, यह आयोग ने पहले ही बताया है। अब संशोधन की विंडो ओपन होगी, अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ती है तो 27 तारीख से ही संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें संशोधन में जाकर के आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। अब जैसे गलतियां लोगों ने क्या कर दिया, ओटीआर में नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी गलती से गवर्नमेंट टीचर टिक हो गया है लोगों का। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें बेसिक डेटा लॉक हो जाता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद विभाग जो है करेक्शन विंडो, संशोधन की तारीख देता है, और अगर डेट खत्म हो रही है 27 को तो 27 से ही करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। आपको करेक्शन करने के लिए देखना होगा, जो कुछ भी संशोधन हो सकता है वो संशोधन आप कर लीजिए। मुझे जहां तक लगता है कि संशोधन किसमें होगा, कैटेगरी में अगर गलती से आपने कैटेगरी बदल दिया, जैसे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि उसने ओबीसी के बजाय एससी भर दिया। देखो, समस्या एससी भर देने से नहीं है, समस्या यह है कि आपका फीस पेमेंट भी एससी का हो गया, यानी 1000 में आपका आवेदन हो गया दोनों का। अब आपने फीस में छूट ले ली है एससी कैटेगरी में, अब अगर आप कैटेगरी बदलने जाओगे तो फिर कैसे फीस सबमिट करोगे आप, तो ये तो बड़ी समस्या है ना। कैटेगरी में जो मिस्टेक हो गया है, जन्मतिथि में जो मिस्टेक हो गया है, नाम में जो मिस्टेक हो गया है, इसको लेकर के आयोग ने पहले ही कह रखा कि ये चीजें बेसिक हैं, ये नहीं बदली जा सकती। फिर भी आप पैनिक होए ना, आप करेक्शन विंडो खुलने का इंतजार करें। यदि करेक्शन विंडो में बेसिक ओटीआर डेटा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है तो विभाग अलग से लिंक या नाम ओटीआर जनरेट करने का निर्देश जारी करेगा। इसमें संभावना है कि सुधार होगा, है ना। बेसिक सुधार की संभावना अभी के लिए ना के बराबर है। अन्य गलतियां हो गई हैं, जैसे शैक्षणिक योग्यता में गलती हो गई है, आप उसे बदल सकते हैं। और चीजें, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल नहीं बदले जा सकते हैं। मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल नहीं बदले जा सकते हैं। बाकी चीजों में संशोधन हो सकता है। हो सकता है कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ना बदला जाए, नाम में करेक्शन का दे दे ऑप्शन, ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। तो अभी परेशान नहीं होना है, करेक्शन विंडो खुलने का इंतजार करिए, आपका करेक्शन हो जाएगा। एक बड़ा प्रश्न आया है, एनआईओएस डीएलएड का विकल्प ना मिला। ये एनआईओएस डीएलएड के फॉर्म में विकल्प था ही नहीं फॉर्म भरने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के बाद स्थिति जटिल है, लेकिन जिन मामलों में कोर्ट से राहत मिली है वो छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं जो आज के अखबार में आई है कि दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड करने वाले शिक्षक दे सकेंगे टीईटी। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 10 अगस्त 2017 तक सेवा में रहकर डिप्लोमा हासिल करने वालों को अंतरिम राहत देने की बात कही है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के करीब 50,000 सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस से ओडीएल यानी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने का प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा करने वाले शिक्षकों को यूपी टीईटी 2026 में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश शुभम कुमार शुक्ला समेत 36 शिक्षकों की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक ये शिक्षक परीक्षा में बैठ सकते हैं। याचियों का कहना था कि उन्हें टीएटी 26 में शामिल होने से रोका जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शिक्षक 10 अगस्त 2017 तक सेवा में थे, 18 महीने का ओडीएल डिप्लोमा पूरा कर चुके हैं, उन्हें पात्र माना जाना चाहिए। याचियों के वकील रजत राजन सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसे शिक्षकों को टीईटी से बाहर रखना कोई न्यायिक आदेशों के खिलाफ है। कोर्ट ने राज्य सरकार, परीक्षा आयोग और एनसीटीई से मांगा जवाबी हलफनामा। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार, परीक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई को अपने अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई 2026 को होगी। कुल मिलाजुला करके बात यह है कि मामले की सुनवाई अभी मई में होगी, लेकिन एक पक्ष में आ गया है कि दूरस्थ शिक्षा से एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जो अध्यापक सेवा में हैं वो अध्यापक टीईटी में शामिल हो सकते हैं। ये कोर्ट की तरफ से राहत है। अभी तक इनको तो चांस ही नहीं मिला था आवेदन करने का। इसका मतलब है 100% ये तय है कि यूपी टेट के आवेदन की तिथि बढ़नी तय है। ये दूसरा कारण हो गया, ये दूसरा प्रमाण हो गया जिसके जरिए मैं ये कह सकता हूं कि यूपी टीईटी के आवेदन की तिथि में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी, अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। क्योंकि इनको शामिल कैसे किया जाएगा, कोर्ट के निर्देश आ गए हैं तो इनको शामिल करना है, तो इनको तो डेट खत्म हो जाएगी तो शामिल करने का अवसर तो मिलेगा। तो ये कारण हो गया डेट बढ़ने का। अब आगे समझिएगा अगली बात, शैक्षणिक योग्यता में बीएड बनाम डीएलएड वाले बात कर लें, असमंजस की स्थिति में है।
तो प्राइमरी में देखो सीधे तौर पर बता देता हूं कि बीएड वाले अब प्राइमरी के लिए पात्र नहीं हैं। क्या भरें? फॉर्म में केवल डीएलएड या बीटीसी की डिटेल से ही भरनी होगी अगर आप प्राइमरी अप्लाई कर रहे हैं तो। जूनियर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर स्तर के लिए बीएड और डीएलएड दोनों मान्य हैं। क्या भरें? छात्र अपनी सुविधा अनुसार या जिसमें अच्छे मार्क्स हो उसकी डिटेल डालकर फॉर्म भर सकते हैं जूनियर वाला। अगर आपने प्राइमरी का डीएलएड से भर दिया है, जूनियर का आप बीएड से भरना चाहते हैं, ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों ने जूनियर में बीएड को प्रेफरेंस दिया है, बीएड के आधार पर उन्होंने भरा है क्योंकि वो डीएलएड भी कर रखे हैं और बीएड भी कर रखे हैं। इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी क्योंकि कई विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया, वो मेरे तक जानकारी दिए हैं। शैक्षणिक योग्यता में अपीयरिंग वाले छात्रों की समस्या क्या है कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों के लिए मार्क्स और रोल नंबर भरने की समस्या आ रही है। जो छात्र बीएड या डीएलएड के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं, वे अपीयरिंग या परसुइंग सेलेक्ट करें। कैसे भरें? स्टेप 1 है मार्क्स या परसेंटेज वाले कॉलम में कुछ ना भरें या पोर्टल के अनुसार यन्नी कर दें। स्टेप 2 में पास होने की डेट में अपना अपेक्षित वर्ष डाल दें। बस आपको यही करना है कि कब तक आप पास हो जाएंगे, कब तक आपका क्वालिफाई हो जाएगा, यही भरना है और कुछ नहीं भरना है। अगली बात करें जाति प्रमाण पत्र के जो सख्त नियम है उसकी बात करें। विवाहित महिलाओं को लेकर के बड़े सारे सवाल आए हैं। प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी अनिवार्य रूप से पिता के नाम और पिता के पते से निर्गत होना चाहिए। पति वाला मामला नहीं है। बहुत सारी बच्चियां इस पर कंफ्यूजन में रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि पति के नाम वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, पिता के नाम वाला चलेगा। यूपी से बाहर के सभी छात्र चाहे वे अपने राज्य में एससी एसटी ओबीसी हो, उत्तर प्रदेश में सामान्य श्रेणी के में ही गिने जाएंगे। फॉर्म में अपनी कैटेगरी जनरल ही भरें, आप इस बात का ध्यान रखें। अगली बात समझिएगा, डॉक्यूमेंट में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर के सवाल काफी पूछे गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस तारीख का मान्य होगा? तो देखो भाई, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उसी वित्तीय वर्ष का मान्य होता है जिसमें फॉर्म भरा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चूंकि अभी अप्रैल 26 चल रहा है तो नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए 1 अप्रैल 2026 के बाद भी बना हुआ ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से मान्य होगा। और जिन्होंने अप्रैल से पहले आवेदन कर दिया है, मार्च में आवेदन कर दिया है पुराने वाले के आधार पर, उनका भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ लीजिएगा अगली कहानी। स्वघोषणा पत्र को लेकर के, सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर के समस्या बता रहे हैं बच्चे कि डिक्लेरेशन में हैंड राइटिंग की गलती हो गई कि किसी और से लिखवा करके उसको डाल दिया। स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से छात्र की अपनी ही हैंड राइटिंग में होना चाहिए। अगर किसी और की राइटिंग अपलोड हो गई है तो फॉर्म रिजेक्ट होने का रिस्क रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा के टाइम पर भी आपसे डिक्लेरेशन लिखवाया जाए, वहां पर राइटिंग मिसमैच हो जाएगा। क्या करें? करेक्शन विंडो खुलने पर इसे दोबारा अपनी हैंड राइटिंग में अपलोड करने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बहुत हद तक संभावना है कि डिक्लेरेशन फॉर्म एक बार वहां से फिर से भरवाया जाएगा और आपकी अपनी राइटिंग में भरवाया जाएगा। बात करें तो निष्कर्ष यह है कि सर्वर क्रैश आ रहा है और तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। जब भी नया पोर्टल बड़े स्तर पर सर्वर क्रैश, ई-केवाईसी फेलियर या पेमेंट अटकने जैसी समस्याओं का सामना करता है तो 3 से 7 दिन की मोहलत मिल जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि डेट बढ़ जाएगी। उसके कई कारण मैंने आपको बता रखे हैं, कई पहलू मैंने आपको बता रखे हैं। जिसे एनआईओएस का जो निर्णय कोर्ट का आ गया है उसको लेकर के भी विंडो खोलनी है। 2 दिन पहले जिन अध्यापकों को राहत दी गई है उनके लिए भी विंडो ओपन होगा। तो अभी ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट बढ़ने की संभावना पूर्णता है। फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, कर लीजिए। क्या पता डेट बढ़े या ना बढ़े, केवल कायास लगा देने से कुछ नहीं होगा। वैसे आज का दिन है, आज के दिन शेष है जिस पर निर्णय आ सकता है शाम तक, है ना। अगर डेट बढ़नी होगी तो जानकारी साथ समय पर आ जाएगी, अन्यथा यह भी बोल दिया जाएगा कि सभी लोग अपना आवेदन कंप्लीट कर लें। किसी भी तरीके से डेट विस्तार नहीं किया जाएगा, तिथि विस्तार नहीं किया जाएगा। तो शाम तक के न्यूज के लिए बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको इस सेशन के अंदर सभी जानकारियां स्पष्ट तरीके से पता चल गई होंगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।